Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Drug Price Control Order 1995 Part 1st. So let's start. इसके अंदर अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डीपीसीओ एक्ट, डेफिनेशंस, कुछ तरीके की डेफिनेशंस देखेंगे जो कि डीपीसीओ ऑर्डर के अंदर अपने को पढ़नी होगी। सेल्स प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन, अमेंडमेंट यानी कि जो डीपीसीओ एक्ट है 1995 उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या हुआ है, एंड ऑफेंस एंड पेनल्टीज, और लास्ट सम एमसीक्यू जो कि मोस्टली कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन के अंदर असेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में भी अपन पढ़ेंगे जो कि 1955 फर्स्ट अप्रैल को आया था। फिर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1987 और उसके बाद ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 के बारे में अपन देखेंगे। मेन जो ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है इसके ऑब्जेक्टिव क्यों है, यानी कि जो ये एक्ट है ये क्यों जो है कि अप्लाई किया गया। तो अगर अपन इसके बारे में बात करें तो जो काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, ऑब्वियस है जो मेडिसिन है वो इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चर के थ्रू बनती है, तो उनकी जो प्राइस है यानी कि जब वो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास आ रही है, रिटेलर के पास आ रही है, तो रिटेलर उनको कितने में बेच सकता है या फिर मैन्युफैक्चरर उसको किस प्राइस रेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे है जो कि मेडिसिन की जो असेंशियल्स हैं उनकी है जो रेट बढ़ाती जा रही है, और मोस्टली जो उनके कॉस्ट है यानी कि जितना उनके लग रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा उसकी कॉस्ट वो चार्ज कर रही है। जैसे सपोज कोई भी एक्स मेडिसिन है उन्हें बनाने में 50 रुपीज़ लगे, बट रिटेल प्राइस तक पहुँचते पहुँचते उसकी जो रेट है वो 400 हो गई। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट है वो बनाया गया। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल बल्क ड्रग्स, यानी कि जो बल्क ड्रग्स है जो रिक्वायर्ड है एज असेंशियल कमोडिटीज वो पूरे के पूरे एरियाज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती चले। फिक्स द मिनिमम रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, साथ ही जो ड्रग फॉर्मुलेशन की जो प्राइस है रिटेल प्राइस यानी कि रिटेल पर्सन है जो कि कंज्यूमर को कितने में दे सकता है वो प्राइस है जो कि निर्धारित करना। प्रमोटिंग द रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन द कंट्री टू एनकरेज कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन विद इकोनॉमिकल साइज, यानी कि साथ ही साथ जो कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको प्रमोट करना और जो रेट है उसकी उसको इकोनॉमिकल रखना। टू मेक दिस अवेलेबल एट फेयर प्राइसेस, साथ ही साथ जो भी असेंशियल मेडिसिन हैं उनको एक फेयर रेट पे प्रोवाइड करवाना। ये सारे के सारे जो काम थे वो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने रूल किए। अब ये सब आया कहाँ से, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंदर एक मिनिस्ट्री है विच इज नोन एज केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, उसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स है उसके अंदर अपन एनपीपीए मिलता है जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। वो डिसाइड करती है कि जो ड्रग है उसका प्राइस रिटेल शॉप पे कितना होगा, और क्योंकि ये असेंशियल आइटम है इसलिए इसे असेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर लिया गया। अब अपन बात करते हैं 3 शेड्यूल्स में, यानी कि जो डीपीसीओ एक्ट है उसने 3 शेड्यूल्स बताए थे कि इन शेड्यूल्स के अंदर ये सारी की सारी है जो प्रोसेसिंग रहती है, और कौन कौन सी ड्रग्स है जिनके अंदर जो रिटेल प्राइस है वो हम निर्धारित करते हैं या फिर आपको बतानी है उस हिसाब से। तो सबसे पहले जब डीपीसीओ एक्ट आया था उन्होंने कहा था कि 3 शेड्यूल्स हैं, और जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर 74 बल्क ड्रग के बारे में उन्होंने मैंशन किया था। अब जो वो 74 ड्रग्स थी उसके अंदर मोस्टली एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन और विटामिन के बारे में इंट्रोडक्शन था। शेड्यूल 2 के अंदर उन्होंने ये कहा था कि आपको कोई भी जो मैन्युफैक्चर कोई भी मेडिसिन बना रहा है जिसकी प्राइस है जो कंट्रोल की जा रही है उसको या तो रिवाइज करवाना है या फिर उस प्राइस के लिए अप्रूवल लेना है। तो उसके अंदर जो भी फॉर्म्स हैं वो उनको शेड्यूल 2 में मिलेंगे, लाइक फॉर्म फॉर अप्रूवल और रिवीजन ऑफ प्राइसेस और शेड्यूल फॉर्मुलेशन। अब उसके अंदर कौन कौन से फॉर्म्स हैं, लाइक फॉर्म नंबर 1 के अंदर एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ प्राइस ऑफ शेड्यूल बल्क ड्रग्स। अब शेड्यूल बल्क ड्रग्स क्या होती है ये मैं आपको आगे डेफिनेशंस में बताऊंगी। यानी कि जो फॉर्म नंबर 1 है मोस्टली उसके अंदर जो आप ड्रग की जो प्राइस फिक्स कर रहे हो या फिर उसको रिवाइज कर रहे हो, जैसे कि आपको सपोज कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है तो रिवीजन के हिसाब से तो फॉर्म नंबर 1 के लिए अप्लाई किया जाता है। फॉर्म नंबर 2 में इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद प्राइस ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बल्क ड्रग, यानी कि नॉन शेड्यूल्ड बल्क ड्रग जो आप लॉन्च कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है फॉर्म नंबर 2 में। फॉर्म नंबर 3 एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल रिवीजन ऑफ प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन, यानी कि एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप शेड्यूल फॉर्मुलेशन का अप्रूवल ले रहे हो या फिर उसकी रिवीजन करवा रहे हो प्राइस की। फॉर्म 4 में एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल रिवीजन ऑफ प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन इंपोर्टेड इन फिनिश्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे अप्रूवल उनका लिया जा रहा है शेड्यूल फॉर्मुलेशन का जो कि इंपोर्ट की जा रही है, बाहर से मंगवाई जा रही है।
फॉर्म 5 में फॉर्म ऑफ प्राइस लिस्ट, यानी कि इंडस्ट्री जो भी आपकी मैन्युफैक्चर जो मेडिसिन निकाल रही है उनकी कितनी कितनी प्राइस है जो डिसाइड कर रही है, और रिटेल प्राइस वहाँ पे क्या क्या रहेगी वो पूरी की पूरी लिस्ट है जो कि आपको सबमिट करवानी पड़ती है फॉर्म नंबर 5 में। फॉर्म नंबर 6 ईयरली इन्फॉर्मेशन ऑन टर्नओवर एंड अलोकेशन ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी इंडस्ट्री है ईयरली जितना भी उनका टर्नओवर हो रहा है यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसको और उसके जो एक्सपेंसेस है खर्चे हैं उन सबको उसके अंदर इंक्लूड करती है। फिर है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर है मैक्सिमम प्री टैक्स रिटर्न ऑन सेल टर्नओवर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इंपोर्टेड ऑफ फॉर्मुलेशंस, यानी कि शेड्यूल 3 में वो चीज़ें उनको मेंशन करनी है जैसे कि जो टर्नओवर आ रहा है मैन्युफैक्चरर का वो कितना है, तो उसके हिसाब से कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई है। टर्नओवर यानी कि एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो इंडस्ट्रीज का आ रहा है वो कितना आ रहा है ईयरली, उस हिसाब से जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। कैटेगरी 1 उन लोगों के लिए है विच हैव लार्ज यूनिट विद टर्नओवर एक्सीडिंग 6 करोड़ पर एनम, यानी कि उनका जो टर्नओवर है 6 करोड़ से ज्यादा है एक साल का। कैटेगरी बी में 1 से 6 करोड़ के बीच में है, वाइल कैटेगरी सी में लेस देन 1 करोड़ पर एनम है। उस हिसाब से शेड्यूल के अंदर कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं अपन डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस यानी कि जो डीपीसी एक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन पढ़ेंगे उसमें जो टर्म्स हैं वो किस तरीके से डिफाइन की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन ड्रग वर्ड पढ़ेंगे, तो अब ड्रग क्या है, तो ड्रग आर द सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर और इन डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और डिजीज इन ह्यूमन और एनिमल, यानी कि जो ड्रग है वो क्या है एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक ड्रग है जो किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने में यानी कि पता लगाने में, उस बीमारी को ट्रीट करने में या फिर किसी बीमारी से प्रिवेंट करने के काम में आ रही है, तो उसे अपन कह देंगे ड्रग। बल्क ड्रग की डेफिनेशन की बात करें तो दे आर मीन एनी फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और प्लांट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट्स सॉल्ट, एस्टर, स्टीरियोआइसोमर्स एंड डेरिवेटिव्स conforming to pharmacopoeial or other standards specified in the second schedule of Drug and Cosmetic Act 1940 which is used such as or ingredient in the any formulation, यानी बल्क ड्रग की अगर बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट या फिर उसका मॉडिफाइड प्रोडक्ट जिसका एस्टर है, सॉल्ट है, डेरिवेटिव है, जो कि किसी ना किसी फॉर्मुलेशन में एज ए इंग्रेडिएंट यूज किया जा रहा है वो बल्क ड्रग कहलाएगा, जो कि सेकेंड शेड्यूल में आ रहा है कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर। फिर अपन बात करते हैं रिटेल प्राइस की। रिटेल प्राइस यानी कि वो प्राइस जो कि मैन्युफैक्चरर से बनते हुए रिटेल के पास आ रही है और एक तरीके से जो कंज्यूमर को चुकानी पड़ रही है। जैसे कि सपोज मैन्युफैक्चरर ने कोई भी फॉर्मुलेशन बनाई, ड्रग बनाई, वो 10 रुपीज की थी, बट रिटेल तक आते आते उसकी रेट हो गई 100 रुपीज, यानी कि फिलहाल जो कंज्यूमर को चुकाना है वो है 100, तो दिस इज रिटेल प्राइस। Retail price of a drug fixed in accordance with provision of DPCO 1995 and includes ceiling price, यानी कि रिटेल प्राइस है जो कि डीपीसीओ एक्ट 1995 है वो निर्धारित करता है, और साथ ही इसके अंदर जो सेलिंग प्राइस है वो भी इंक्लूड होती है। अब सेलिंग प्राइस और रिटेल प्राइस लगभग सिमिलर है, बट जैसे रिटेल प्राइस इज 100 या फिर मैन्युफैक्चरर ने रिटेल प्राइस बताई 100, बट सेलिंग प्राइस क्या होगी, वहां तक जो पहुंचाने के लिए जो कॉस्ट उसके साथ इंक्लूड होगी, दिस इज शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बल्क ड्रग्स। अब शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बल्क ड्रग्स क्या होते हैं, तो शेड्यूल ड्रग्स तो वो होंगी जो कि स्पेसिफाइड है फर्स्ट शेड्यूल में, वाइल नॉन शेड्यूल बल्क ड्रग्स वो होंगी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड नहीं है। डीलर की अगर बात करें तो डीलर कौन होगा, डीलर मीन्स अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ परचेज और सेल ऑफ ड्रग वेदर अ होलसेलर और रिटेलर एंड वेदर और नॉट इन कंजक्शन विथ एनी अदर बिजनेस एंड इंक्लूड हिज एजेंट, यानी कि डीलर की अगर अपन बात करें तो सिंपल सा है कि भाई होलसेलर से रिटेलर तक जो भी बिजनेस है जो कैरी कर रहा है, मेन मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक जो बिजनेस कैरी कर रहा है विच इज नोन एज डीलर। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि ऑब्वियस है कि जो इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करवाने में हेल्प कर रहा है, मीन्स अ डिस्ट्रीब्यूटर और हिज एजेंट और स्टॉकिस्ट अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर और एन इंपोर्टर फॉर स्टॉकिंग हिज ड्रग्स फॉर सेल टू अ डीलर, यानी कि डीलर जिसको अपन मेडिसिन दे रहे हैं डील करने के लिए, वहां तक मैन्युफैक्चरर से जो प्रोवाइड करवा रहा है स्टॉकिस्ट सप्लाई करने में हेल्प कर रहा है, दिस नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर। फिर रिटेलर मीन्स अ डीलर कैरिंग ऑन द रिटेल बिजनेस ऑफ अ सेल ऑफ ड्रग टू कंज्यूमर, यानी कि अगर अपन प्रॉपरली बात करें एक चैनल है पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है जो पूरा का पूरा इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाने में हेल्प कर रहा है स्टॉक्स को, फिर होलसेलर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच की एक लिंक है, फिर रिटेलर जो कि एक होलसेलर एंड एक कंज्यूमर के बीच की लिंक है, यानी कि जो रिटेलर है वो किससे डील कर रहा है, होलसेलर से डील कर रहा है और कंज्यूमर से या फिर कस्टमर से डील कर रहा है, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो रिटेलर है वो बिजनेस कर रहा है ड्रग्स का टू द कस्टमर्स। होलसेलर
Wholesaler means a dealer or his agent or stockist appointed by a manufacturer or an importer for the sale of his drugs to a retailer, hospital, dispensary, medical, educational, research institutes purchasing bulk quantity of a drug. यानी होलसेलर्स नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ड्रग्स हैं वो बल्क में परचेज की जाएंगी या फिर बल्क में है जो कि सेल की जाएंगी। अब बल्क में कौन लेगा? ऑब्वियस है जो कि कंज्यूमर के पहले की लिंक है। कंज्यूमर के पहले की लिंक क्या हो सकती है? रिटेल शॉप वाला हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकती है, डिस्पेंसरीज हो सकती हैं, मेडिकल हो सकता है, एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकती है जहाँ पे कुछ काम किया जाता है उन मेडिसिन के लिए, तो वहाँ पे बल्क में मंगवाई जा सकती हैं। तो दे आर द होलसेलर जो कि इन बल्क में ड्रग का है जो सप्लाई करते हैं। फिर रिटेल प्राइस, तो रिटेल प्राइस मीन द रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग अराइव्ड एट और फिक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर एंड इंक्लूड्स अ सेलिंग प्राइस। यानी कि वही बात है कि जो रिटेल प्राइस यानी कि अकॉर्डिंग टू डीपीसीओ जो मैन्युफैक्चरर से निकल के जो ड्रग की जो रेट डिसाइड होती है जो कि कस्टमर लेगा, दिस इज नोन एज रिटेल प्राइस। सीलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। यानी कि जो शेड्यूल फॉर्मुलेशन है, जैसे एग्जांपल की बात करूं कि सपोज कि शेड्यूल फर्स्ट में लिख रखा है कि 500 मिलीग्राम पर स्टम और इज शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, तो उसकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मेडिसिन की एक पर्टिकुलर डोज की जो प्राइस डिसाइड की है, दिस इज सीलिंग प्राइस। और वही नॉन शेड्यूल फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो उससे एक डोज चेंज हो जाती है जो कि शेड्यूल्ड में नहीं मेंशन है, तो दिस इज नोन एज नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। फिर बात करते हैं नेट वर्थ। नेट वर्थ यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स यानी कि प्रॉफिट। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि कंपनी को पूरा का पूरा नेट वर्थ या नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो कंपनी ने लगाया कितना और कंपनी के पास बचा कितना, वो सारा का सारा उसका रहेगा नेटवर्थ। पेड अप यानी कि टोटल उस चीज पे पे किए गए अमाउंट। फिर है प्री टैक्स रिटर्न। प्री टैक्स रिटर्न यानी कि प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कंपनी को ये पता है कि मेरा प्रॉफिट इतना है, टर्नओवर इतना है, 6 करोड़ रुपए मुझे प्रॉफिट में मिल रहे हैं सारे एक्सपेंसेस एक्सक्लूड करते हुए, तो वो जो टैक्स वो रिटर्न करता है, दिस इज नोन एज प्री टैक्स रिटर्न। यानी कि प्रॉफिट है बिफोर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। Sales turnover means product multiplied by retail price inclusive of sale tax but not excise duties and local tax. सेल्स टर्नओवर यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज कोई प्रोडक्ट है जो 100 रुपए का बिक रहा है, मैन्युफैक्चरर को 50 रुपीज का लगा, 50 रुपीज के अलावा 10 या 20 रुपया जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई, तो जो ओवरऑल जो अपन बात करें 30 रुपीज प्लस 70, दिस इज सेल टर्नओवर। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.